नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी एग्जाम सूत्र में। सफलता का सही सूत्र हर सरकारी परीक्षा के लिए। आए शुरुआत करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। आज हम लोग हिंदी पढ़ने वाले हैं और यह टॉपिक जितने भी हमारे सरकारी एग्जाम है उन सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला जितने भी सारे जो भी गवर्नमेंट हमारे एग्जाम है उन सब में अगर ये टॉपिक आ रहा है तो उन सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला हमारा क्या है, हिंदी वर्णमाला। ओके, हिंदी वर्णमाला में देखेंगे कि भाषा क्या होता है। भाषा मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे हम लोग भाषा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, जैसे हिंदी हमारे हो गया, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू आदि, ये सभी भाषाएं हैं। यानी मनुष्य इन सब के माध्यम से अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करने के लिए जो माध्यम का प्रयोग करता है उसी को हम लोग भाषा कहते हैं। उसके बाद लिपि क्या होती है। लिपि जिस माध्यम से भाषा को लिखकर व्यक्त किया जाता है उसे लिपि कहा जाता है। जैसे हिंदी को हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं, अंग्रेजी को रोमन लिपि में लिखते हैं, उर्दू को फारसी लिपि में लिखते हैं। तो यह सब क्या है, लिपियाँ हैं। उसके बाद ध्वनि क्या है। तो ध्वनि जो मुख से निकलकर सार्थक आवाज को ध्वनि, जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारी क्या है, एक ध्वनि है जो सार्थक आवाज के रूप में निकल रही है। जैसे आप मान लो उदाहरण के तौर पे, जैसे आपने पढ़ दिया क, ख, ग, अ, ई, तो ये क्या है, ध्वनियाँ हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या है, ध्वनि है। जो हमारी मुख से निकल रही है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। वर्ण क्या है, वर्ण जो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता है उसे वर्ण कहते हैं। जैसे आ हो गया, हम आ को और विभाजित नहीं कर सकते हैं। इसी तरह हमारा आ हो गया, क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, इसको और विभाजित नहीं किया जा सकता है और यह भाषा की सबसे छोटी यह ध्वनि भी कहा जाता है। उसके बाद क्या है, वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हमारा कि ध्वनि, वर्ण और अक्षर में अंतर क्या है। इन तीनों में अंतर देखते हैं, डिफरेंट। ध्वनि, वर्ण, अक्षर में अंतर क्या है। देखो, ध्वनि जो बोली जाती है, सुनाई देती है और कानों से सुनी जाती है, जैसे क बोलना। उधर वर्ण क्या है, जो लिखी जाती है, दिखाई देती है, जो लिखने में प्रयुक्त होता है उसको हम लोग वर्ण कहा जाता है। अच्छा, जो स्वर तो व्यंजन के मेल से बनता है। अच्छा, स्वर और व्यंजन के मेल से बनता है। अच्छा, जैसे पढ़ा जाता है, की, कु, के, को, ये क्या है, अक्षर है। ट्रिक याद करने का है सिंपल सा, दे बा पा, दे बा पा। दे से हो गया देवनागरी लिपि, बा से हो गया बाएं से लिखी जाती है देवनागरी लिपि को, और पा से हो गया पाणिनि। यानी हिंदी वर्णमाला के जनक कौन थे, पाणिनि थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि हिंदी वर्णमाला की उत्पत्ति कैसे हुई। हिंदी वर्णमाला की उत्पत्ति कैसे हुई, तो हिंदी वर्णमाला एक ब्राह्मणी लिपि से विकसित हुई है और वर्तमान में हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और देवनागरी एक वैज्ञानिक लिपि भी मानी जाती है। देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है, जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है, यह पहला विशेषता इसकी होगी। और प्रत्येक वर्ण का एक निश्चित उच्चारण भी होता है और प्रत्येक वर्ण का एक निश्चित चिन्ह भी होता है और बाएं से दाएं तरफ लिखी जाती है और प्रत्येक अक्षर के ऊपर सिरो रेखा होती है। सिरो रेखा का मतलब जैसे मान लो आपने आवाज लिखा, तो ये जो हमने ऊपर ये लाइन इसी को बोलते हैं सिरो रेखा। यह वैज्ञानिक और ध्वन्यात्मक लिपि होती है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, ये वाला पॉइंट छोड़ते हैं, ये वाले को नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए, हिंदी वर्णमाला के जनक कौन है, पाणिनि है। हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी। संस्कृत की लिपि, यहाँ भी गलत है, संस्कृत की लिपि आपकी फारसी लिपि होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, संस्कृत की लिपि फारसी लिपि। अंग्रेजी की लिपि रोमन हो गया। देवनागरी लिखी जाती है बाएं से दाएं तरफ, सबसे छोटी ध्वनि वर्ण है। वर्णों का समूह क्या होता है, वर्णमाला कहा जाता है। आइए इस पे क्वेश्चन है, ओके, क्वेश्चन को देख लेते हैं फिर हम नेक्स्ट
टॉपिक को डिस्कस करते हैं। देखो, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी। हिंदी की लिपि कौन सी होती है? देवनागरी, ऑप्शन नंबर सी। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। और देवनागरी लिपि किस दिशा में लिखी जाती है? तो बाएं से दाएं लिखी जाती है। हिंदी वर्णमाला के जनक किसे माना जाता है? तो पाणिनि को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो टॉपिक हमने आपको पढ़ाया दोस्तों, ये सभी प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिएगा। आइए हम लोग विस्तार से करते हैं। एक कोटेशन लाइन है कि नियमित अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। नियमित अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। आइए नेक्स्ट, अब हम लोग वर्णमाला को विस्तार से पढ़ते हैं। वर्णमाला की अगर परिभाषा की बात करें तो सिंपल से समझ लीजिएगा कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ध्वनि और वर्ण में अंतर क्या है? तो ध्वनियाँ क्या है कि जो मुख से निकलकर आकाश में व्याप्त हो जाती है, और यह भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है ध्वनि। मौखिक इकाई सबसे छोटी कौन सी है? ध्वनि। वर्ण मुख से निकलकर ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, और यह भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। आइए यहाँ पर वर्ण की संख्या को समझते हैं। पिछले पेज में नहीं समझे। यहाँ देखो कुल वर्ण कितने हैं? तो 52 है। 11 33 2 4 2। 11 33 2 4 2। देखिए 11 हमारे क्या होते हैं बाबू? 11 हमारे होते हैं स्वर। 33 हमारे क्या होते हैं? व्यंजन। 33 क्या होते हैं हमारे? व्यंजन। और 2 क्या होते हैं? 2 हमारे होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुणिक व्यंजन भी बोला जाता है, ठीक है। और 4 क्या होते हैं हमारे? संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन होते हैं। और फिर 2 क्या होते हैं हमारे? अयोगवाहक होते हैं। अयोगवाहक होते हैं। देख लीजिए 11 हमारे स्वर हो गए, 33 हमारे व्यंजन हो गए, उत्क्षिप्त व्यंजन हमारे 2 हो गए ढ, संयुक्त व्यंजन हमारे 4 हो गए, और अयोगवाहक हो गए। ये सभी को मिलाकर हमारे कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। स्वर को देखते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप बिना कोई रुकावट से होता है उसे स्वर कहा जाता है, जैसे आ, ई। ओके, फिर मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं। मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार का होता है। पहला हास्य स्वर होते हैं। हास्य स्वर को अन्य नाम भी है, जिनको लघु स्वर भी कहा जाता है या एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। उच्चारण के समय यह सबसे कम समय लगता है। उच्चारण के समय इनमें सबसे कम समय लगता है। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से होते हैं? अ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, री हो गया। ये चारों क्या हैं हमारे? एक मात्रिक स्वर है या लघु स्वर है या इनको हास्य स्वर भी बोला जाता है। दूसरा देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को बड़ा स्वर भी बोला जाता है, द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। हास्य स्वर से इसमें 2 गुना समय लगता है, और इनकी टोटल संख्या कितनी है? 7 है। जैसे आ हो गया, ई, उ, ए, ओ, औ। ये टोटल हमारी संख्या कितनी हो गई? 7। तो इन दोनों को यानी हास्य स्वर और दीर्घ स्वर को मिला दे टोटल, तो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। उसके बाद तीसरा होता है प्लुप्त स्वर। यह त्रिमात्रिक स्वर होता है और दीर्घ स्वर से कुछ अधिक समय लगता है। लगभग इनको बोला जाता है कि ये 3 गुना समय लगता है। इनकी संख्या कुछ नहीं है। जैसे आप ओम लिखते हो, ओके, जो संस्कृत में इनका अधिकतम प्रयोग होता है, हिंदी में बहुत कम प्रयोग होता है। तो ये क्या हो गया हमारे उच्च मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार का हो गया। हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। हास्य स्वर 4 होते हैं, अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर हमारे 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। प्लुप्त स्वर इनकी कोई संख्या नहीं होती है। प्लुप्त स्वर का प्रयोग हम अधिकतम संस्कृत में प्रयोग करते हैं। नोट, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है, सिर्फ स्वरों की मात्रा होती है। अच स्वर है, हल व्यंजन है। देखो अब देखो जीभ के आधार पर जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देखिए, अग्र स्वर में कौन आएंगे? तो ई आएगा, ई, ए, यानी छोटा ई बड़ा ई, छोटा ए बड़ा ए आएगा। मध्य स्वर में कौन आएगा? आ आएगा और बड़ा। उसके बाद पक्ष स्वर उ, ओ, औ आएगा। उभय स्वर कौन है? री हमारा है। याद करने का ट्रिक है, ई, रे, आ, ओ, उ, ओ, री। नेक्स्ट, उच्चारण के आधार पर हम लोग स्वर को देखते हैं। उच्चारण के आधार पर हमारे स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला अग्रस्वर, मध्य स्वर और पक्ष स्वर। अग्रस्वर किसको कहते हैं? जो जिह्वा के आंगेले हिस्से से उच्चारित होते हैं, उनको अग्रस्वर कहते हैं। अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं? इनकी संख्या टोटल 4 होती है। छोटा ई, बड़ा ई,
ए और बड़ा ए। मध्य स्वर जो जिह्वा के मध्य हिस्से से उच्चारित होते हैं, जैसे आ हो गया, और इनकी संख्या कितनी हो गई? ए, मध्य स्वर का। पक्ष स्वर जो जिह्वा के पिछले हिस्से से उच्चारित होते हैं, जैसे बड़ा आ हो गया, ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ओ हो गया, औ हो गया। इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? 5 होती है। ध्यान दें कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है, री को नहीं गिना जाता है। आइए मुख खोलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं। तो मुख खोलने के आधार पर स्वरों का 4 प्रकार के होते हैं। पहला, एक विस्तृत स्वर, अर्धविस्तृत स्वर, सवृत और अर्धसवृत स्वर, ये 4 होते हैं। पहला, विस्तृत स्वर कौन कौन से होते हैं? जो मुख पूरा खुला रहे, जैसे आ को बोलते हैं। अर्धविस्तृत स्वर जो मुख आधा खुला रहता है, उसको अ ए ओ बोलते हैं। और सवृत्ति स्वर कौन होते हैं? जो मुख लगभग बंद रहता है, जैसे छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अर्धसवृत्ति स्वर मुख आधा बंद रहता है, जैसे छोटा ए और औ। ये हमारे क्या हो गए? मुख खोलने की स्थिति के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। विस्तृत स्वर हो गया, अर्धविस्तृत स्वर हो गया, सवृत्ति हो गया और अर्धसवृत्ति स्वर हो गया। ओके, उसके बाद जातीय विभाजन देखते हैं हम लोग। जातीय विभाजन 2 तरह का होता है। एक सजातीय स्वर बोलते हैं, एक विजातीय स्वर बोलते हैं। सजातीय स्वर वे होते हैं, वे सभी स्वर जो एक ही जाति के होते हैं, उनको सजातीय स्वर या इनको सामान्य मूल से बनाया जाता है। जैसे हमारा आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया। आ हमारा अ और अ से मिलकर हमारा आ बनता है, तो एक ही हमारा क्या है? एक ही जाति के है। बड़ा ई को देखें तो ई और ई जब छोटा मिलाएंगे तो बड़ा ई बनेगा। बड़ा ऊ को देखें तो ऊ को मिलाएंगे तो बड़ा ऊ बना। तो ये क्या है? हमारे सजातीय स्वर हैं जो एक ही जाति के मूल से बने होते हैं। और विजातीय स्वर क्या होते हैं? वे सभी स्वर जो अलग अलग जातियों के होते हैं या अलग इनको मूल से बनाया जाता है। जैसे अगर हमें छोटा ए बनाना है तो हम अ लेंगे और प्लस ई लेंगे, तब जाकर हमें छोटा ए बने। और बड़ा ए बनाना है तो अ लेंगे और ए ले लेंगे, यहाँ पर ए। ओके, तो ये बड़ा ए बने। ओ बनाना है तो अ प्लस ऊ लेंगे, अ प्लस छोटा ऊ लेंगे। ओके, औ बनाना है तो अ प्लस बड़ा औ लेंगे। ठीक है, तो ये आपके हो गए क्या? स्वरों को पढ़े हम लोग पूरे विस्तार से देख लिए। ओके, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि विजातीय स्वर को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ये जो विजातीय स्वर है, इस विजातीय स्वर को हम लोग क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। तो हम लोग स्वर को पूरे विस्तार से पढ़ लिए हैं। आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। उसके बाद हम इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक को मिलेंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए जोश और नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।